आज हम क्लास 10th के अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स जो पुस्तक है उसका प्रथम चैप्टर है अर्थव्यवस्था और उसका विकास। इसके बारे में आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो कि 2024 में क्वेश्चन आने वाला है। वैसे क्वेश्चनों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वैसे अर्थव्यवस्था की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से दिया है, जिसमें सबसे अच्छी परिभाषा ब्राउन का रहा। एक साइंटिस्ट थे ब्राउन, वो परिभाषा दिए थे अर्थव्यवस्था का। बहुत अच्छा परिभाषा है। क्या परिभाषा है? आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली को आजीविका अर्जन करने की प्रणाली को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। आजीविका अर्जन करने की प्रणाली को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। एक बार और अध्ययन कर लेते हैं इसे। आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था एकदम सिंपल है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका संचालन या देखरेख सरकार या निजी व्यक्ति दोनों के हाथों में हो, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका संचालन सरकार भी करे और निजी व्यक्ति भी करे, दोनों मिलके करे, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका संचालन या देखरेख सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों करे, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत, देख लीजिए, भारत जो है, भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास एकदम सिंपल क्वेश्चन। सतत विकास किसे कहते हैं? ऐसा विकास जो लगातार जारी रहे, उसे सतत विकास कहते हैं। ऐसा विकास जो लगातार जारी रहे, ऐसा विकास जो लगातार जारी रहे, उसे हम सतत विकास कहते हैं। कोई भी कार्य करते हैं उसमें हम हमेशा अपने को विकास करते चले जाते हैं, विकास करते चले जाते हैं, विकास करते चले जाते हैं, वैसे विकास को हम सतत विकास कहते हैं। हमेशा विकास करते करते कंटिन्यू, विकास की क्रिया हमेशा कंटिन्यू होती रहे, उसे हम सतत विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन, तो आंसर है, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। एक बार तो आर्थिक नियोजन क्या है, एक बार और पढ़ लेते हैं। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव विकास रिपोर्ट बहुत वीवीआई क्वेश्चन भी है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन भी है। मानव रिपोर्ट बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। मानव रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों के
शैक्षिक लोगों के। तो 5 मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। यह एक रिपोर्ट है ना। यह एक क्या है? मानव विकास एक रिपोर्ट क्या है? तो विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ऐसे रिपोर्ट को ही मानव रिपोर्ट कहा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ऐसे रिपोर्ट को ही मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन है, देख लीजिए, आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना। तो आधारिक संरचना क्या होता है? देख लीजिए, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश की आर्थिक विकास के लिए सहायक होती है। मतलब जो देश की आर्थिक विकास के लिए सहायक होती है वह सुविधा, है ना, आधारिक संरचना कहलाता है ना। सुविधाओं तथा सेवाओं, वह सेवा और सुविधा जो देश की आर्थिक विकास के लिए सहायक होती है। सीधी सी बात याद कर लीजिए कि वह सुविधा या वह सेवा जो आर्थिक विकास के लिए सहायक होती है, आधारिक संरचना कहलाता है। एक बार फिर से जान लेते हैं कि वह सुविधा और सेवा जो देश की आर्थिक विकास के लिए सहायक होती है उसे हम आधारिक संरचना कहते हैं। जैसे बिजली, परिवहन, संचार, स्कूल, कॉलेज आदि देश के आर्थिक विकास के आधार है, उन्हें देश का आधारिक संरचना कहते हैं। बिजली है, परिवहन है, संचार है, स्कूल है, कॉलेज है आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं, उन्हें हम आधारिक संरचना कहते हैं। देश का आधार क्या है? आधार बिजली, परिवहन, संचार, स्कूल, कॉलेज आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं, मेन बेस है वो। तो उसी बेस को आधारिक संरचना कहते हैं जिस पर देश टिका है ना। विकास का जो आधार है, विकास का आधार क्या है? तो स्कूल, कॉलेज है, संचार है, बिजली, परिवहन है, इस पर देश का विकास टिका हुआ है। इसे हम आधारिक संरचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब, आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों के विभाजन से है। जैसे कृषि उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि क्रियाओं को आमतौर पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है, क नंबर में दिया हुआ है, पहला है प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो वह कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तु को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से हो गए? प्राथमिक क्षेत्र हो गए कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तु को प्राप्त करना, व्यवसाय, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय का निर्माण,
कार्य इत्यादि सेवाएं आते हैं। समझ में आ गया। प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन हो गया? कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तु को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। द्वितीय क्षेत्र कौन आते हैं? औद्योगिक। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाए, जो फैक्ट्रियों में काम आते हैं, फैक्ट्रियों में काम होते हैं, जो फैक्ट्रियां बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जिसमें बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, उसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण इत्यादि कार्य सेवाएं आते हैं। तीसरा है तृतीय क्षेत्र। कौन है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार इत्यादि क्रियाएं आती हैं। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन क्षेत्र हैं? प्राथमिक क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र में पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र हो गया। दूसरा क्षेत्र कौन हो गया? द्वितीय क्षेत्र हो गया। द्वितीय क्षेत्र हो गया। तीसरा कौन हो गया? तृतीय क्षेत्र हो गया। कौन हो गया? तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ गए? तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन। द्वितीय क्षेत्र में कौन आ गया? औद्योगिक क्षेत्र, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती हैं उन्हें औद्योगिक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र कौन हो गया? बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार इत्यादि ये सब आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास क्या है? क्वेश्चन था आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है ये सब दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर का क्वेश्चन है और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। तो आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल मतलब लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। दीर्घकाल लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, वह प्रक्रिया आर्थिक विकास कहलाती है। सामान्यतः आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों में कोई अंतर खास तौर पर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों को एक शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों के द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किए जाने लगे हैं। श्रीमती उर्सला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। एक बार और समझ लेते हैं इसे। आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। सामान्यतः आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों को एक शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों के द्वारा इन दोनों के बीच अंतर दिए जाने लगे हैं। श्रीमती उर्सला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या है? आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांक द्वारा करें। आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांक द्वारा करें। तो आंसर क्या है जरा हम देखते हैं। आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांक इस प्रकार हैं। आर्थिक विकास की माप के कुछ सूचकांक इस प्रकार है। क्या क्या सूचकांक है? तो आर्थिक विकास के पहला है सूचकांक क्या है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मैट्रिक मूल के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है।
किसी अब क्वेश्चन 1-2 नंबर में आ सकता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय। तो किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मैट्रिक मूल के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यहाँ से 2 नंबर में हम अलग कर सकते हैं इसको। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। सिंपल सी बात है। एक बार और समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है, और किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मैट्रिक मूल के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। तो पहला था राष्ट्रीय आय। सूचकांक में सबसे पहला सूचकांक है राष्ट्रीय आय। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। दूसरा क्या है? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है देख लीजिए। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय होता है। तो प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला बना सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या हो सकता है? कुल जनसंख्या बटे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय को देश की औसत आय निकालनी होती है, अर्थात राष्ट्रीय आय बराबर क्या हो सकता है? हम फॉर्मूला लिखते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर क्या हो सकता है? कुल जनसंख्या। क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या, एक मिनट, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, सॉरी, राष्ट्रीय आय बराबर क्या होगा? एक बार ठीक से, राष्ट्रीय आय बराबर हो जाएगा क्या? राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा? एक बार फिर से समझते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में। प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम प्रति व्यक्ति आय क्या? आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय बराबर हो जाएगा राष्ट्रीय आय बट्टे कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बट्टे क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या हो जाएगा। ये फार्मूला है। आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो गया? राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या। तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तीसरा है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? मानव विकास सूचकांक होता है, देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों की तुलना में लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्भर होती है ना। ये मानव विकास सूचकांक हो गया। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कुछ मुख्य उपाय बताएं। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या दिया हुआ है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन क्या कारण? बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के कुछ मुख्य उपाय बताएं। तो आंसर है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन मतलब बिहार जो है अर्थ की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा अर्थ, जिसके मतलब यहाँ बिहार में कम है। रुपया पैसा की दृष्टि से बिहार पीछे है, इसमें पिछड़ापन है। तो इसका क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? आखिर आर्थिक दृष्टि से बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है? इसके कुछ मुख्य उपाय बताइए। तो पहला उपाय क्या बताया जा रहा है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। देख लीजिए, दूर करने के उपाय अलग है, इसका कारण क्या है? तो जनसंख्या में अधिक वृद्धि है ना। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या क्या है? तो इसके कारण निम्नलिखित है।
पहला है जनसंख्या में वृद्धि, अन्य राज्यों की अपेक्षा जनसंख्या में मतलब वृद्धि, यहाँ वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए देखिए पहला कारण यही बता रहा है। तो बिहार में जनसंख्या में दो गुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। दिन दोगुनी रात चौगुनी, मतलब इसका अर्थ हुआ कि दिन प्रतिदिन वृद्धि दर अधिक होती जा रही है बिहार में जनसंख्या, जिसके चलते विकास के लिए साधन कम होते जा रहे हैं, जो पिछड़ेपन के महत्वपूर्ण कारण है। बहुत अच्छा कारण पहला दे रहा है कि बिहार में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके चलते विकास के लिए साधन कम होते जा रहे हैं, जो पिछड़ेपन का प्रमुख कारण हो गया। तो पहला कारण था जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा कारण है कृषि पर निर्भरता। बिहार की 80% जनता कृषि पर आधारित है, लेकिन हमारी कृषि की हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है, जिसके चलते उपज कम होती है, जो पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। स्वाभाविक है 80% कृषि जो है, जनता जो है कृषि पर निर्भर है, लेकिन उसकी हालात ठीक नहीं है, वह पिछड़ने का प्रमुख कारण हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला है पॉइंट ग में है बाढ़। ग में है बाढ़, देख लीजिए अपने यहाँ बाढ़ है। बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों में से बाढ़ का भी स्थान प्रमुख है। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है, और हर साल कम से कम अधिक बाढ़, हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है, जो पिछड़ेपन का प्रमुख कारण। अब जैसे मान लेते हैं लोग बीज बाव कर देते हैं, है ना, बीज लगा देते हैं धान का, बाढ़ आया, इतने महंगे महंगे बीज बुआई होती है, फिर रोपा जाता है, मजदूर को देना पड़ता है, इतने खर्च होने के बावजूद लेकिन जनता क्या होती है, किसान लोग हमेशा आशा लगाए रहते हैं कि अब धान अच्छा होगा, है ना, बुआई हुआ है, खर्च हुआ है, लेकिन बाढ़ आकर के उस फसल को नष्ट कर देता है ना। तो इस वजह से पिछड़ेपन का एक यह भी बाढ़ जो भी है पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा अगला है सुखाड़। बिहार में पिछड़ेपन में सुखाड़ का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। सुखाड़ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, क्या है महत्वपूर्ण है। बिहार में मानसून का समय पर न आना सुखाड़ का प्रमुख कारण हो जाता है। समय पर न वर्षा होती है, न समय पर मानसून आता है, सूखा पड़ जाता है, जिसके चलते सूखे की मार दक्षिण बिहार को काफ़ी झेलनी पड़ती है ना। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है ना। इस तरह कहा जाता है कि सुखाड़ भी पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो सुखाड़ भी है। दूसरा है उद्योग धंधों का अभाव। बिहार में उद्योग धंधा का अभाव है। सन 2000 में बिहार और झारखंड के बंटवारे के साथ अधिकांशतर उद्योग धंधे झारखंड में चले गए। इस कारण बिहार में कार्यशील उद्योग धंधों का अभाव हो गया। यह भी पिछड़ेपन का एक कारण हो गया। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसको। क्या है, पहला था जनसंख्या में वृद्धि। पहला क्या था, पहला था जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा था कृषि पर निर्भरता, और तीसरा था बाढ़, और चौथा है सुखाड़, पांचवा उद्योग धंधों का अभाव, और छठा है गरीबी। इस सब न विकास होगी बिहार का, न उद्योग धंधा रहेंगे, न ठीक से कृषि हो पाएगी, तो लोग बनेंगे क्या? लोग तो गरीब ही बनेंगे। अब देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय के आधे से कम है, जिसके चलते बिहार पिछड़ा है, और बिहार में निर्धनता भी पिछड़ेपन का एक कारण है। अगला पॉइंट दिया हुआ है खराब विधि व्यवस्था। खराब विधि व्यवस्था भी बिहार की खराबे है। बिहार की स्थिति विधि व्यवस्था भी बहुत खराब है। किसी भी देश तथा राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहे थे। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। अगला है क्या है, कुशल प्रशासन का अभाव। यहाँ कुशल प्रशासन का भी बहुत अभाव है। कुशल प्रशासन का भी बहुत अभाव है। बिहार में कुशल प्रशासन, बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है।
जिसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है। पिछड़ेपन एक प्रमुख कारण है। बिहार का पिछड़ेपन दूर करने के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। देखिए, बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा था? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। अर्थात पूरे भारत में बिहार एक यूनिक है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत राज्य हैं जिसमें बिहार है। तो क्या कहते हैं, भारत का विकास तभी माना जाता है, मतलब जिसमें सारे राज्य विकसित हों, तभी भारत को विकासशील मतलब विकसित माना जाएगा। अगर उसमें से एक बिहार भी अगर पिछड़ा है तो भारत को विकास नहीं माना जाएगा। वो इसीलिए कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का भी विकास संभव नहीं है। अगला है, इसलिए बिहार के पिछड़ेपन को, अच्छा ये तो हो गया, कारण तो हो गया, अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है? दूर करने के उपाय तो क्या कह सकते हैं? पहला है जनसंख्या पर रोक लगा सकते हैं। जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी तो थोड़ा सा परिवार नियोजन कार्यक्रम जनता एवं खास करके महिलाओं और शिक्षा में प्रचार किया जाए, तो इस पर रोक लगाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। अगला उपाय है कृषि का विकास करके। कृषि का विकास किया जा सकता है। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। कृषि में नए नए यंत्र, उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग बिहार का विकास किया, इससे मतलब अगर लाया जाए उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए तो बिहार का विकास संभव हो सकता है। अगला पॉइंट है बाढ़ पर रोक। अगला पॉइंट क्या है? बाढ़ पर रोक। बिहार के विकास में बाढ़ सबसे बड़ा बाधक है। इस पर नियंत्रण कर बिहार को, है ना, विकास किया जा सकता है। अगला है उद्योग का विकास। अगर बिहार में उद्योग का विकास किया जाए तो, है ना, आर्थिक तंगी से बिहार दूर हो सकता है ना। बिहार से झारखंड से अलग हो जाने से यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया था। चीनी मिलें बिहार के हिस्से में रह गई थी, जो अधिकतर बंद पड़ी थी। लेकिन कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में विदेशी पूंजी निवेश के लाने के प्रयास किए, ताकि वर्तमान में उद्योग धंधों का अभाव है उसे दूर किया जा सके। गरीबी दूर करना। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% से भी अधिक लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। इसके लिए रोजगार व्यवस्था की जाए। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। यह भी इसको दूर करने का प्रमुख। अगला है ईमानदार प्रशासन। क्या है? ईमानदार प्रशासन। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल, ईमानदार प्रशासन भी जरूरी है ना। तो ये सब आर्थिक विकास को, आर्थिक तंगी को दूर करने के उपाय हैं। बिहार आर्थिक पिछड़ा है ना बिहार, तो इसको दूर करने के इतने सारे उपाय हैं। अगला है, क्या है? मैट्रिक विकास किसे कहते हैं? क्या है? मैट्रिक विकास किसे कहते हैं? तो एकदम इजी क्वेश्चन है। मैट्रिक विकास, मुद्रा का विकास ही मैट्रिक विकास कहलाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैट्रिक विकास किसे कहते हैं? तो मुद्रा का विकास ही मैट्रिक विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, योजना किसे कहते हैं? तो योजना, हम कोई भी काम करते हैं उससे पहले कुछ योजना बनाते हैं। बिना योजना के किया गया काम, उसका कोई गारंटी नहीं है कि खराब होगा या अच्छा होगा। अच्छा भी हो सकता है लेकिन खराब भी हो सकता है। इसलिए बिना योजना के कोई काम नहीं तय करना। पहले उसकी योजना बना लीजिए, फिर काम कीजिए, कोई खराबी नहीं होगी, है ना। तो क्या है, योजना किसे कहते हैं? तो योजना किसी भी कार्य को सुचारू ढंग से करने के लिए एक नियम योजना की आवश्यकता होती है, जिसे हम योजना कहते हैं। योजना के तहत काम करने से काम में सफलता हासिल होती है, ये चांस रहता है निश्चित। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग क्या है? इसकी स्थापना कब की गई? योजना आयोग क्या है? इसकी स्थापना कब की गई? तो देखिए, योजना आयोग क्या है? योजना आयोग एक ऐसा आयोग है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनता है, जिसकी स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को किया गया था। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई।
15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। इसके पदेन अध्यक्ष के प्रधानमंत्री, इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना देखिए, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग कब लागू की, कब स्थापना, योजना आयोग की कब स्थापना हुई? तो 15 मार्च 1950 को। अच्छा, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अभी वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है, बीमारू राज्य किसे कहा जाता है? बीमारू राज्य किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो देखिए, इसको ढंग से समझिए। भारत में ऐसे 5 राज्य हैं, भारत में ऐसे 5 राज्य हैं जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, इसलिए इन राज्यों को बीमारू राज्य कहते हैं। भाई, वैसे हम कहेंगे जिस शरीर का विकास नहीं हो तो कहेंगे बीमारियाह शरीर है। जिस शरीर का विकास नहीं हो उसे क्या कहेंगे? बीमारियाह शरीर न कहेंगे, बीमारियाह शरीर, बीमारू शरीर। तो इन राज्यों का, भारत में इन राज्यों का विकास नहीं हुआ। कौन कौन राज्य है? पहला तो नंबर में बिहार है, मध्य प्रदेश है, असम है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। इन 5 राज्यों में विकास नहीं हुआ, तो ये तो बिल्कुल इसका मतलब है बीमार है, बीमारू राज्य, ये इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता किसे कहा जाता है? उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता करने वाले व्यक्ति को ही उपभोक्ता कहते हैं। उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। कि अगर हम मान लेते हैं उपभोग कर रहे हैं, दुकान पर गए, सामान खरीद के लाए, उसका उपभोग किए, तो हम उपभोक्ता हुए। हम जिस सामान को उपभोग करते हैं वो हम उपभोक्ता हुए। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? देखिए, हमारी वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, वैसी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं जिससे हमें आय प्राप्त होती है, उस क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहेंगे। कमाते हैं, उससे आय प्राप्त होती है। बहुत ऐसे काम करते हैं जिससे हमें आमदनी होती है, उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। एक बार फिर से समझ लेते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को ही हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इधर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हुआ, यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के, है ना, सरकार के पास होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? निजी व्यक्ति के हाथ में होता है इसका स्वामित्व। और समाजवादी शासन अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका संचालन सरकार के हाथ में होता है। इसमें अंतर भी अगर पूछेगा तो एकदम निश्चित है, हो जाएगा। कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्वामित्व तो निजी आदमी के हाथ में होता है, निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का संचालन
एवं स्वामित्व तो सरकार के हाथ में होता है, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था कोई है ना, अर्थव्यवस्था जैसे चीन, क्यूबा, यहाँ पर सब चीज़ मतलब सरकार के हाथ में है। अगर यह वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया हो, इससे आपका अध्ययन हुआ हो, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, आपकी परीक्षाओं में लाभ इससे मिल सकता हो, तो आप इसे खूब अच्छे से देखिए, बार बार देखिए और बार बार सुनिए, जिससे क्वेश्चन याद हो, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिल सके। और इस वीडियो को संभव हो तो अपने साथियों के बीच शेयर भी कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, कि ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। जय हिंद।